स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS के इस वीडियो में, जिसमें मैं यानी कि अतुल जैन आपके साथ एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करूंगा। यह अहम मुद्दा यह है कि यार यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए, या फिर अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो आपकी पर्सनालिटी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, एक किस तरह का व्यक्तित्व आपको बनाने पर काम करना चाहिए, इसके पहले कि आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करें, या फिर अगर आप तैयारी शुरू कर चुके हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि यार मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो व्यक्तित्व है, ये यूपीएससी के लायक नहीं है, ये इस तरह का नहीं है जिसको आमतौर पे कोलोक्वियल भाषा में, जो बोलचाल की भाषा है, उसमें लोग आईएएस मटीरियल कहते हैं ना। एक कॉमन टर्म होती है जिसको कहते हैं अरे ये लड़का तो आईएएस मटीरियल है, या फिर ये लड़की जो है ये तो आईएएस मटीरियल है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका क्या मतलब होता है कि यार आईएएस मटीरियल कोई व्यक्ति है, उसका ये आईएएस मटीरियल दरअसल होता क्या है, इसकी तरफ हम कैसे प्रयास करें, क्या ये व्यक्ति लेके पैदा होता है, क्या ये एक बॉर्न क्वालिटी है कि भाई ये एक प्रकार का प्राकृतिक ट्रेट है जो आपके अंदर है तो है, और अगर नहीं है तो नहीं है। और अगर ये एक प्राकृतिक ट्रेट नहीं है तो अपनी तैयारी के दौरान हम ऐसा क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे ये आईएएस मटीरियल जो है हम लोग भी बन पाएं, या फिर उस प्रकार का व्यक्तित्व जो है जो यूपीएससी के लिए चाहिए वो हम में भी विकसित हो पाए। मैं आपको आज एक चीज बताऊंगा जो सुन के शायद आप में से बहुत लोगों को हैरानी भी होगी, और मेरा आर्ग्यूमेंट आज के इस पूरे सेशन में यह है कि आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान आईएएस मटेरियल बनने के लिए या फिर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए तैयारी के अलावा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि इस तरह के बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े वेबिनार होते हैं कि आइए आपको हम सिखाएंगे कि व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। मैं आपको एकदम आज के इस सेशन में मैं आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि अगर आपने यूपीएससी की तैयारी ढंग से करी है तो आपको निश्चित तौर पे कुछ स्किल्स आपको सुधारनी होंगी। अगर आपको बोलना ही नहीं आता बिल्कुल भी तो थोड़ा बहुत आप उस पर काम करेंगे, कम्युनिकेशन आप सुधारेंगे, बिल्कुल सही बात है, कुछ चीजें आप करेंगे। लेकिन व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में जो है, आपको आपकी तैयारी को गंभीरता से करने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप आपकी तैयारी को गंभीरता से कर रहे हैं तो यूपीएससी को क्रैक करने के लिए जिन पर्सनालिटी ट्रेट्स की आवश्यकता है वो आपके अंदर स्वतः विकसित हो रहे हैं, आपको और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ये कैसे करेंगे आज इस पर चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई 2023 से, यानी कि अभी चंद दिनों बाद से स्टडी IQ IAS का ये जो P2I होता है कोर्स, आपने शायद, आप में से ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी कि P2I कोर्स क्या होता है। इसमें आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेकर आपके इंटरव्यू तक आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है, यानी कि ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। आप अगर इस बैच में, इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो फिर आपको अन्य किसी भी चीज को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट योर ऑप्शनल, अपने वैकल्पिक विषय के अलावा। यानी कि आपके वैकल्पिक विषय के अलावा बाकी पूरा आपको जो भी कुछ करना है तैयारी के लिए, आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो गई, आपकी मेंस की तैयारी हो गई, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, आपकी आंसर राइटिंग हो गई, आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, आपकी एसए की टेस्ट सीरीज, सब कुछ इसके अंदर सम्मिलित होगा। आपकी सीसैट की तैयारी, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सीसैट आजकल, वो सब कुछ इसमें सम्मिलित होगा और कुछ भी आपको करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। आपको प्रिंटेड किताबें भी दी जाएंगी, यहां तक कि आपको कोई भी पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, सुबह 8 बजे क्लासेस हुआ करेंगी, जो कि मेरे विचार में बहुत सही टाइम है यार। मैं बार बार इसलिए कहता हूं इस बात को कि यार आप 8 बजे क्लासेस करोगे, 11 साढ़े 11 तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो अगर आप नॉर्मली ये बैच नहीं कर रहे हो तो एकदम ईमानदारी से बताना कि 11 साढ़े 11 बजे के पहले कौन अपना दिन ढंग से शुरू करता है यार? कोई करता है क्या? मतलब
नहीं करते लोग, फैक्ट है ना यार, आप सबको पता है। अगर मेरे को भी सुबह को क्लास नहीं लेनी होती तो मैं भी 11 साढ़े 11 बजे दिन प्रारंभ करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अगर मुझे क्लास लेनी होती है तो मैं प्रयास करता हूं कि 5 बजे उठ जाऊं, 8 बजे तक अपनी प्रेप खत्म कर लूं ताकि मैं क्लास ले पाऊं। ये बात सही है। तो यार अगर आप इस बैच में एनरोल करते हो तो इमेजिन कीजिए कि जब 11 साढ़े 11 बजे जब आप नॉर्मली एक्टिव होते हो तब तक आपकी क्लास खत्म हो चुकी होगी, और आपकी क्लास अगर खत्म हो चुकी होगी तो आपको एकदम स्पष्ट एक पूरा पाथवे आपके सामने है, पूरा दिन आपके सामने पड़ा हुआ है। आप रिवीजन कर सकते हो, अपने ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उनको क्लियर कर सकते हो। मतलब पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन बचा हुआ है। तो आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा था उसमें से 3 घंटे चुरा के आप पढ़ोगे तो, और आपको पूरा सिलेबस टाइम बाउंड तरीके से खत्म कराया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, अगर आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर होती है तो आपको मेंस की बेहद इंटेंसिव तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि यार देखो मेंस के लिए थोड़ी मतलब क्रेजी मेहनत लगती है, ये फैक्ट है। प्रीलिम्स तक जो हम पढ़ते हैं, अगर आप एक बार मेंस दोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीलिम्स तक की पढ़ाई तो ठीक है कर ली थी, मेंस में जब लिख लिख के हाथ दुखते हैं, मतलब मैं एक सच्चाई बता रहा हूं कि ये उंगलियां जो हैं ये सब दर्द करनी शुरू कर जाती हैं, आपको बैंडेड बांधनी पड़ती है 3-4 दिन। तो जब उतनी मेहनत आपको करनी पड़ती है, और वो ऑफलाइन में शायद नहीं हो पाएगी, ऑनलाइन में शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप कितना लिखोगे उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। तो अगर आप P2I बैच में हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम लोग दिल्ली बुलाएंगे। कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं होगा, आपका आना जाना रहना खाना सब पूरा खर्चा हम लोग वहन करेंगे, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा, जिसके लिए अच्छा शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना हमारी भाषा में कि एकदम रगड़ के तैयारी कराई जाएगी यार, है ना। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो वो आप उसके लिए भी आपको आना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है, ये अपने आप में एक यूनिक ऑफरिंग है। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 29,999 रुपए में, यानी कि 30,000 रुपए में, अगर आप एजे लाइव कोड लगाते हैं। तो एजे लाइव कोड लगाइए। 10 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है, याद रखिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे, लेट मत कीजिएगा। 10 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाती हैं, तो जल्दी से जल्दी इससे जुड़िए और हमारे साथ एनरोल कीजिए। चलिए अब आते हैं आज के एजेंडा पे। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई संशय है, कोई डाउट है, आप कोई चर्चा करना चाहते हैं किसी प्रकार की, तो आप जानते हैं मेरे से कैसे संपर्क करना है। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल आईडी है, और www.studyiq.com हमारे संस्थान की वेबसाइट है, जहां पे जाके आप हमारी कार्यक्रमों के बारे में, हमारी ऑफरिंग्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा, जिसमें हम बात करेंगे कि यार क्या पर्सनैलिटी हमको चाहिए और उस पर्सनैलिटी का विकास तैयारी के माध्यम से हम कैसे करेंगे। चलो एक बार एक कहानी से शुरू करते हैं, एक केस स्टडी से शुरू करते हैं। केस स्टडी यह है कि आप एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे हो। भाई हमें से कई लोग नौकरी करते होंगे, वो नौकरी हम जो कर रहे होंगे हमने कहीं ना कहीं से तो ढूंढी होगी, कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे हमने वो नौकरी ढूंढी होगी। उस नौकरी के लिए हम इंटरव्यू के लिए गए होंगे, है ना, और आपने किसी को इंटरव्यू दिया होगा, किसी ने आपसे चर्चा की होगी, बातचीत की होगी, उसके बाद आपका चयन हुआ होगा। अगर आपने नौकरी नहीं भी करी है आज तक, तो भी आपको ये बात तो पता ही होगी कि यार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद आपको टेस्ट देना पड़ता है, कई जगह इंटरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद आपका चयन होता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्टडी IQ एक कंपनी है जहां पे मैं काम करता हूं, हमारी कंपनी में जॉब है, आप करोगे क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप पहला सवाल ये क्या पूछोगे? आप पहला सवाल पूछोगे क्या जॉब है, पूछोगे या नहीं पूछोगे? आप पहला सवाल यह पता करने की कोशिश करोगे कि यार जॉब जो है वो क्या है। मतलब आपका पहला प्रश्न क्या होगा, क्या नौकरी है, कि भाई वो नौकरी जो है क्या वो टीचर की है, क्या वो कंटेंट डेवलपर की है, क्या वो कैमरामैन की है, क्या वो एडिटर की है, क्या वो टेक्निकल टीम से है कि आपको कोडिंग करनी है, क्या वो वीडियोग्राफर की है, बहुत सारे काम होते हैं यार, क्या वो ऑफिस मैनेजर की है, भाई एक ऑफिस है उसको मैनेज करने वाले भी लोग होते हैं, है ना, HR की है, हर कंपनी में HR भी होता है जो लोगों को हायर करता है। किस तरह की नौकरी है आप ये जानोगे, और फिर आप ये देखोगे कि यार आपकी शिक्षा दीक्षा, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका स्किल सेट उस दिशा में है या नहीं है। मान लीजिए नौकरी है ज्योग्राफी के टीचर की हमारे पास, आपको ज्योग्राफी का जी भी नहीं पता, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल होगा यार, आप में से कई लोग होंगे। या फिर नौकरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आपको तो यार, आप तो हिस्ट्री वाले बच्चे हो, आपने कभी जिंदगी में कंप्यूटर पे काम ही नहीं किया,
तो आप उस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करोगे ना, आप बोलोगे यार ये तो मेरे लिए सूटेबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इस नौकरी के बारे में, मान लीजिए नौकरी है हिस्ट्री की फैकल्टी की, आपने स्कूल में कॉलेज में कभी हिस्ट्री पढ़ी थी, आपको अच्छी भी लगती थी, तो आप अप्लाई करोगे। और अप्लाई करने के बाद आप क्या प्रयास करोगे, आप यह देखने की कोशिश करोगे कि यार स्टडी आईक्यू अगर हिस्ट्री की फैकल्टी लेता है, हायर करता है, तो किस तरह के लोग हायर करता है ये देखोगे या नहीं देखोगे। आप 2-4 बार स्टडी आईक्यू के चैनल पे जाओगे, 10-5 हिस्ट्री के वीडियोस देखोगे अच्छा इनके टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, तो मुझे भी ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। ये तैयारी आप सब करते हो, हम सब करते हैं प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू के लिए, करते हैं कि नहीं करते? सच सच बताना, आप कहीं इंटरव्यू दोगे या फिर आप मान लो कोई ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोडिंग करती है, तो आप थोड़ा सा तो अपने कॉलेज की किताबें निकाल के एआई का चैप्टर दोबारा पढ़ लोगे कि यार कुछ तो पता होना चाहिए। तो आप एक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए क्या पता करते हो कि नौकरी की आवश्यकता क्या है, वो नौकरी जो है वो क्या मांगती है, और अपने व्यक्तित्व में आप उन चीजों को उभारते हो। ये आप करते हो कि नहीं करते? ये तो आप करते हो कि नहीं करते किसी भी प्राइवेट सेक्टर की नौकरी के लिए। यहां तक बात सिद्ध हो गई। अब आप एक बात बताओ, यूपीएससी का एग्जाम जो होता है जब आप क्लियर करते हो तो क्या आपको कोई डिग्री मिलती है? क्या आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है? जैसे आईआईटी जेईई होता है, आईआईटी जेईई भी बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है। उसमें क्या होता है, आपने क्लियर कर लिया, आपको किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है, वहां पे आप 4 साल पढ़ाई लिखाई करते हो, डिग्री लेके बाहर निकलते हो। क्या यूपीएससी क्लियर करने पे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलता है? क्या एग्जाम क्लियर करने पर आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा मिलता है? नहीं मिलता। तो यूपीएससी क्या है? व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट? दिस इज अ रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये एक चीज है, ये आपको परीक्षा की तैयारी शुरू करने के पहले सोचनी चाहिए हमेशा कि यूपीएससी दरअसल क्या है। यूपीएससी जो है एक रिक्रूटमेंट का एग्जाम है कि नहीं है, कि भाई सरकार को अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अफसर चाहिए। यह बात सही है, उन्हें अफसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। उन अफसरों में सरकार ने यह सोच के रखा है कि यार ये कुछ ट्रेट्स, ये कुछ व्यक्तित्व हमें इस तरह के लोग चाहिए, और उस तरह के लोगों का चयन करने के लिए सरकार यूपीएससी की परीक्षा कराती है। और तो कुछ नहीं है। आप अगर चयनित होते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको नौकरी मिलती है। वैसे ही जैसे अगर आप मान लो स्टडी आईक्यू में नौकरी के लिए आए, आपने इंटरव्यू दिया, अगर आपका चयन हो गया तो आपको यहां भी नौकरी मिलेगी। तो यूपीएससी का बस चयन प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, और क्योंकि यह बहुत ज्यादा अच्छी नौकरी है तो इसकी चयन प्रक्रिया में लाखों लोग बैठते हैं। प्राइवेट कंपनियों में नॉर्मली इतने लोग नहीं बैठते। ठीक है, यह बात सही है। तो यह सिद्ध हुआ यूपीएससी भी एक रिक्रूटमेंट का ही तरीका है। अब एक बार जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था और दूसरा पॉइंट बताया था, एक बार इनको कनेक्ट करके देखते हैं। बेटा, जब एक प्राइवेट कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप दुनिया भर की जानकारी लेते हो, क्या चाहिए इन्हें, कैसा लोग चाहिए, कैसे मैं इनके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर दूं, भाई इन्हें जिस तरह के लोग चाहिए वैसा मैं बन जाऊं, है ना, वैसा मैं बनने की कोशिश करूं। यह बात सही है। यूपीएससी की तैयारी करते हुए क्या आप में से किसी ने एक दिन भी यह सोचा है? यह बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है। क्या आप में से किसी ने एक दिन भी यह सोचा है कि यार इन्हें किस तरह के लोग चाहिए? क्योंकि कुछ चीजें क्लियर है, इनको क्लियरली केवल टॉपर तो नहीं चाहिए, यह बात एकदम क्लियर है। क्योंकि यार अगर इन्हें टॉपर चाहिए होते, यार टॉपर्स को हायर करना दुनिया में सबसे आसान काम है। आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आप देश के 100 सबसे अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अब तो एनआईआरएफ की रैंकिंग भी आने लगी है, तो आप देश के 100 सबसे अच्छे कॉलेज में चले जाओ, हर कॉलेज से 10-10 टॉपर उठा लो, बात खत्म हो गए 1000 बच्चे। क्या इतना लंबा चौड़ा साल भर का एग्जाम कराते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये क्या जरूरत है? आप जाओ, आप भाई देश के 100 टॉप कॉलेजेस में जाओ और आप 100 टॉप कॉलेजेस से 10-10 बच्चे ले आओ, जैसे प्राइवेट कंपनियां करती हैं अक्सर, कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाती हैं ना, क्या करती हैं, अच्छे बच्चों को लेके आ जाती हैं, बात खत्म। आप सारे आईआईटीज चले जाओ, सारे आईआईएम्स चले जाओ, एम्स चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें चले जाओ, क्रिश्चियन कॉलेज चले जाओ, आप प्रेसिडेंसी चले जाओ, जो शानदार यूनिवर्सिटीज हैं आपके देश की, बिट्स पिलानी चले जाओ, आप वहां से उठा लो बच्चे 10-10 सारे से, हो गया काम खत्म। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करती, क्लियर है। ऐसा थोड़ा ना ये आइडिया उनको नहीं आया, बस मुझे ही आया आज पहली बार। यानी कि उनको टॉपर्स की जरूरत नहीं है।
मतलब उनके विचार में टॉपर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल टॉपर होना काफी नहीं है। ये उनको स्पष्ट है, ये उनको एकदम क्लियर है कि यार अगर आप टॉपर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी परीक्षा के लिए सूटेबल हो। टॉपर आप बहुत तरीके से बन सकते हो। टॉपर होने के लिए हो सकता है आपका दिमाग बहुत तेज हो, आप बेहद इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करने के लिए बेहद इंटेलिजेंट हो, या फिर जिस तरह के आईएएस ऑफिसर्स हमें चाहिए वो बेहद इंटेलिजेंट हो, ये कोई जरूरी इनके विचार में नहीं है। यूपीएससी इसको बेहद जरूरी नहीं मानता। ठीक है, तो ये तो सिद्ध हो गया। टॉपर तो नहीं चाहिए इन्हें, तो क्या चाहिए? कभी ये सोचने की कोशिश करी आपने कि इनको क्या चाहिए? और अगर आप ये सोचोगे ही नहीं, इस पर मंथन ही नहीं करोगे कि इन्हें क्या चाहिए, तो आप उसके जैसे बनोगे कैसे? उसके जैसे कैसे बनोगे? अब एक बार सोच के देखिए, कोई भी कंपनी जब हायर करती है तो कैसे ढूंढती है? यार अगर कोई कंपनी है जो मान लो जावा में कोडिंग करती है, तो वो वही लोग ढूंढती है जो जावा में कोडिंग कर सकते हैं। बात सही है कि नहीं है? किसी कंपनी को वेबसाइट डेवलपमेंट कराना है तो वो वही लोग ढूंढती है जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट का अनुभव है। अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो तो आपको करना क्या होता है? एक आईएएस या फिर एक सिविल सर्वेंट की, आमतौर पे आईएएस सबसे बड़ा पद माना जाता है इनमें, एक सिविल सेवक की क्या अर्हताएं हैं, मतलब क्या उससे आवश्यकताएं होती हैं, क्या उससे अपेक्षाएं क्या हैं, ये एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सिविल सेवक की पहली अर्हता जो होती है, जो उसको यूनिक बनाती है, आमतौर पे बड़े सारे विभागों के जो लोग होते हैं वे इस बात को लेकर बड़े नाराज रहते हैं कि आप कहीं पे कलेक्टर बन के जाओगे, है ना, और वहां का इंजीनियर होगा, वो बोलेगा यार ये कलेक्टर आके हमारे पुल की जांच कर रहा है, मैंने पुल बनवाया, ये कलेक्टर आके जांच कर रहा है, यार मैं सिविल इंजीनियर हूं, इसे क्या पता, ये तो हिस्ट्री पढ़ गया है, ये तो हिस्ट्री का ग्रेजुएट है, इसे क्या पता, ये आके मेरे पुल की जांच कर रहा है कि नहीं है? आप जाके अपने जिला अस्पताल का निरीक्षण करोगे, वहां पे डॉक्टर भी ये कहेगा कि यार इलाज कैसे करना होता है मुझे पता है कि ये कलेक्टर को पता है, ये कलेक्टर आके फालतू की जांच पड़ताल करता रहता है हर चीज की, इसे क्या पता यार, ये थोड़ा ना उसने मेडिसिन पढ़ा है, मेडिसिन में सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है, 5 साल 7 साल 10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं, मैंने पढ़ा है, ये बात सही है कि नहीं है? आप जब ये आईपीएस में खास तौर पे और ज्यादा होता है, हो सकता है आप 25 साल की उम्र में आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, ये बहुत कॉमन चीज है, ये मेरे दोस्तों ने बताई है जो बहुत युवा थे और आईपीएस बने, उनमें से एक दो महिलाएं थी, तो खास तौर पे महिलाओं के साथ बहुत होता है कि भाई आप युवा हैं, आप 25 साल के हैं, आप आईपीएस बन गए, अब आप पहुंचे, आपकी पहली पोस्टिंग एडिशनल एसपी की है ना, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर आप कमिश्नरेट सिस्टम में हो तो आप एसीपी बन के पहुंचे। आपको रिपोर्ट कौन करता है? आपको रिपोर्ट एक इंस्पेक्टर करता है। आप 25 साल के हो, इस बात की पूरी संभावना है कि वो इंस्पेक्टर 25 साल से नौकरी कर रहा हो, इस बात की पूरी संभावना है कि वो आदमी जो है आपकी पुलिस फोर्स में 25 साल से नौकरी कर रहा है, और आप 25 साल के कुल हो, यानी कि जब उसने नौकरी शुरू करी तब आप पैदा हुए थे। और वो क्या करेगा? आपको देख के सल्यूट करेगा, आपको रिपोर्ट करेगा, आपसे आदेश लेगा। और अभी तो आपकी पहली पोस्टिंग है, 4 साल के अंदर आप जो है प्रमोट हो जाओगे। आप अगर जिले में हो तो 6 साल में आप एसपी बन जाओगे। तो उसके दिमाग में ये विचार आता है कि यार ये मतलब ये लड़का, कल का लड़का, यार इसने अभी तो ये परसों तक तो मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहा था, अब ये यहां आके बैठ गया है, परसों तक तो मुखर्जी नगर में ऐसे लड़कों को हम डंडे मारते थे, अभी अचानक से ये आके बैठ गया, इसे सल्यूट करना पड़ रहा है, इसे की तमीज ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, यार ये कैसे जानेगा? ये सारे के सारे लोग एक चीज भूल रहे हैं कि आपके अंदर एक काबिलियत है जो नाप ली गई है। आपके अंदर एक खास प्रकार की काबिलियत है, एक योग्यता है जिसको नाप लिया गया है, और उसको नापने के बाद ही आपको उस कुर्सी पर बिठाया गया है। आपके अंदर जो योग्यता है, वो पहली योग्यता जो होती है वो होती है मल्टीटास्किंग। कि आप क्या करते हो, आपको इस नौकरी में क्या चाहिए? आप एक हिस्ट्री ग्रेजुएट हो, आपने यूपीएससी की तैयारी करी, आप आईएएस बन गए, आप एक जिले में कलेक्टर बन गए, आपके यहां सड़क बन रही है, सड़क टूट के धंस गई, आपको कहा जाता है कि जाके सड़क की गुणवत्ता की जांच करो। आप ये थोड़ा ना कहोगे कि भाई मैं तो बाबर पता है मेरे को, बाबर कब आया था भारत और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, मुझे क्या पता सड़क में क्या डलता है क्या नहीं डलता, मुझे नहीं पता सड़क अच्छी कैसे होती है, मुझे क्या पता।
आपसे कहा जाता है जाके चेक करो आपके सरकारी अस्पताल में दवाइयां ठीक मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आप बोलोगे यार मुझे कैसे पता चलेगा दवाइयां ठीक कौन सी होती है, इलाज ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे कैसे पता? आप जाके चेक करो कि भैया आपके यहां शराब की व्यवस्था जो है वो शराब की दुकानों पर अवैध बिक्री तो नहीं हो रही। आपको पता ही नहीं आबकारी नीति क्या होती है। आपको दुनिया भर के काम दे दिए जाते हैं, लेकिन बेटा आपसे अपेक्षा क्या होती है? आपसे अपेक्षा यह होती है कि आप इतने मल्टीटास्कर व्यक्ति हो कि आप कुछ दिनों के अंदर, आपको ऑब्वियसली आप कोई महान इंजीनियर नहीं बन जाओगे, महान डॉक्टर नहीं बन जाओगे, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही आप हर विषय की, हर चीज की एक बेसिक जानकारी प्राप्त कर लोगे। इतनी बेसिक जानकारी कि आप ऊपर ऊपर से कम देख पाओ। कोई भी आपकी मदद के लिए टीम होगी, ये याद रखिएगा, लेकिन बेसिक जानकारी आपको चीजों की हो पाएगी कि यार सिंचाई हो रही है कि नहीं आपके क्षेत्र में अनाज की बिक्री ठीक से हो रही है कि नहीं, आपके क्षेत्र में पुलिस ज्यादती तो नहीं कर रही। ये सारी चीजें जो है आप हर चीज की बेसिक जानकारी आप प्राप्त कर लोगे जल्दी, उतनी ही आपको चाहिए। यह आपसे एक उम्मीद की जाती है। ये अच्छा, आपको किसी चीज में ऐसा लग रहा है कि आपकी अब ये पर्सनालिटी ट्रेट कहां से डेवलप होता है? बेटा आपकी तैयारी से। यूपीएससी प्रिपरेशन और क्या है? कभी कभी ऐसा लगता नहीं आपको फालतू में यूपीएससी इतनी मेहनत करा रहा है, ऐसे 15 सब्जेक्ट पढ़वाता है जबरदस्ती के। बेटा वो आपकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। इस बात को समझिए, वो आपके सामने एक चुनौती दे रहे हैं कि भैया तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सीसैट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स सब पढ़ना है साल भर के अंदर। लेकिन कितना पढ़ना है? किसी में भी तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, तुम्हें हर चीज की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेनी है। यह आपसे क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेटा जिस दिन नौकरी में जाओगे यही काम आएगा। जिस दिन नौकरी में जाओगे और कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आएगा कि बेसिक जानकारी आप कितनी जल्दी इकट्ठी कर सकते हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको नौकरी में काम आएगी। सबऑर्डिनेट जो होते हैं, जो आपके अधीनस्थ अधिकारी भी होते हैं, कर्मचारी भी होते हैं, वो भी उसी बॉस की इज्जत करते हैं, उसी साहब की इज्जत करते हैं जिसको काम आता है। ये बात सही है, ये बात समझ जाओ इस बात को आप। अगर आप एक ऐसे अफसर हो कि आपको कुछ अता पता ही नहीं है, तो आपके अधीनस्थ जो है वो आपको बेवकूफ बनाएंगे और कुछ नहीं होगा। अगर आप जल्दी से काम सीख पाते हो, जल्दी से बेसिक जानकारी प्राप्त करके उसका प्रयोग कर पाते हो, तो फिर आप एक सफल अफसर बनोगे। और यूपीएससी की तैयारी आपको आपकी यही चीज चेक करती है कि एक बच्चा ऐसा जिसको इकोनॉमिक्स तो बहुत बढ़िया आ गई, बहुत शानदार आ गई, इकोनॉमिक्स में तो वो एकदम रघुराम राजन बन गया, लेकिन बाकी कुछ नहीं कर पाया, तो यार वो इंटेलिजेंट है, कोई डाउट नहीं है, वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है, कोई शक नहीं है। इकोनॉमिक्स में उसने एकदम पेपर छाप दिए, किताबें लिख दी, सब कर दिया, लेकिन यार वो यूपीएससी के लिए ठीक नहीं है। समझ गए आप? वो आदमी इकोनॉमिक्स में टॉपर हो सकता है, पर यार आईएएस के लिए वो फिर सही नहीं है। दूसरी नौकरी करे, रिसर्चर बने, कहीं यूनिवर्सिटी में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाए, इकोनॉमिक्स में रिसर्च करे, बड़ा आदमी बने, कोई दिक्कत नहीं, अर्थशास्त्री बने, जाना माना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार आईएएस फिर उसके लिए थोड़ा ना है, वो एक गलत फील्ड में आ गया फिर, अगर वो बच्चा आईएएस में आ गया। ठीक है, तो पहली चीज हो गई मल्टीटास्किंग। दूसरी चीज है बेटा परिश्रम। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यार। सिविल सर्विसेज में आप जाओगे, ये कहा जाता है कि जो ऐशो आराम होती है, आराम कम से कम भूलना पड़ता है। ऐश आप कर सकते हो, आराम भूलना पड़ता है आपको पूरी तरह से। 24x7 नौकरी होती है, कोई छुट्टी नहीं होती आपकी। ये मैं एक हमेशा कई बार मैं कहानी सुनाता हूं कि एक मेरी मित्र थी, वो आईपीएस बनी है ना, तो भाई मैं उनके विवाह में गया, उनकी शादी हुई, मेरे को उन्होंने बुलाया, तो हम लोग साथ में कोचिंग करते थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, तो मैं गया उसकी शादी में। और होता है ना, आप जब तैयारी वैयारी छोड़ देते हो, फिर आप दूसरे शहर में चले जाते हो, तो मिलते नहीं उतना। तो फिर मैं उससे मिला शादी में, मैंने उसको बोला कि यार बहुत समय हो गया यार, बैठ के बातें नहीं करी, कितने दिन हो गए, कभी मिल के बैठ के अच्छे से बातें करते हैं। तो उसने बोला हाँ मेरा ऑफिस है इधर। उसने अपने ऑफिस का एड्रेस दिया कि यहाँ पे उस फ्लाईओवर के नीचे इधर मेरा ऑफिस है, इधर आजा, कभी भी बैठते हैं यार, कभी भी आजा, बस मेरे को एक फ़ोन कर दियो ताकि मैं मीटिंग ना रखूँ कोई, आजा बैठ के बात करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ऑफिस कहाँ आऊँगा मैं तेरे। मैंने उसको बोला ऑफिस वगैरह तो कहाँ आ पाऊँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं घर आता हूँ, किसी वीकेंड पे मैं घर आता हूँ। मैंने उसको ऐसे बोला वीकेंड पे मैं घर आता हूँ। तो उसने बोला, ऐसे मेरे को देखा उसने एक सेकेंड, उसने बोला कि अतुल आई एम इन पुलिस, आई हैव नो वीकेंड्स। और एक्चुअली मेरे को एक सेकंड के लिए अकर किया कि यार एक्चुअली कितनी सही बात है। संडे छुट्टी होना हम लोग बहुत ऑब्वियस मानते हैं, हाँ संडे है, छुट्टी है, ठीक है। अगर आप सिविल सेवाओं में हैं तो बेटा आपका कोई संडे नहीं है। अगर आप सिविल सेवाओं में हैं तो आपका कोई शनिवार नहीं है। अगर आप
उसमें भी अगर आप आईपीएस में चले गए तब बेटा आप रात दिन सड़क पे हो, आपको कोई आराम नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कभी भी आपको आराम का मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि भाई यूपीएससी भी इसीलिए आपको इतना काम देता है कि वही लोग आए जिन्हें मेहनत करने की आदत है, जो मतलब मेहनत के साथ खुश रहते। देखिए मेहनत दो तरह के लोग करते हैं, एक वो होता है जो मेहनत करता है और फिर नाराज रहता है कि यार ये भी कोई जिंदगी है क्या है यार, ये भी कोई लाइफ है, ये क्या कुत्तों वाली जिंदगी जी रहा हूं मैं। दूसरा मेहनत वो व्यक्ति करता है जो मेहनत करता है और उसमें खुश रहता है कि यार मजा आ गया, आज तो बहुत काम निपटा लिया, बहुत मजा आया। दोनों तरह के लोग होते हैं और कोई बुराई नहीं है किसी एक तरह का व्यक्ति होने में। यूपीएससी को वो व्यक्ति चाहिए जो खुशी के साथ मेहनत करे, जो खुशी से परिश्रम करे। और अगर बेटा आपको इस परीक्षा में सफल होना है तो आप किसी के भी लेक्चर सुन लो, आप कोई सा भी कोर्स कर लो, सब यही कहेंगे कि भाई खुशी से परिश्रम करने की आदत डाल लो। क्योंकि देखो बिना पढ़े लिखे मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। बाकी आप कितनी भी रणनीति स्ट्रैटेजी बना लो, सब बकवास है। सब में आपको मेहनत तो डालनी ही पड़ेगी। मेहनत नहीं करोगे सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो ये दूसरी चीज है जो उनको चाहिए। तीसरी चीज जो उनको चाहिए वो उन्हें चाहिए लंबी रेस के घोड़े, यानी कि लंबी प्रक्रिया वाले। देखो मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। जो मतलब हिम्मत ना हारे, लंबी प्रक्रिया होती है। यार आप एक ऐसे जिले में पहुंचे जहां पे साक्षरता की दर 22% है। आप ऐसे जिले हैं भारत में जहां पे साक्षरता 25% है, 22% है। आपने अपने कंधों पे जिम्मेदारी ली कि यार मैं इसको सुधारूंगा, यार मैं ऐसे जिले का कलेक्टर तो नहीं रहूंगा जहां पे 22-24% साक्षरता हो, मैं कुछ तो इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। आपने ये सोचा, आप लग गए इस काम पे, लगे रहे। साल भर निकल गया, 2 साल निकल गया। आपको क्या लगता है 22 से 88 हो जाएगी क्या वो? बेटा सामाजिक परिवर्तन जो होता है, कभी आपको समाजशास्त्र में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो धीमे होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की गति अगर बहुत तेज हो जाती है तब वो क्रांति कहलाती है ना। और क्रांतियां रोज रोज नहीं होती, क्रांति कभी कभार हो जाती हैं, ठीक है। क्रांति होना बहुत सारी कारकों पर निर्भर करता है, क्रांति हमेशा नहीं होती। अदरवाइज सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं धीरे धीरे होते हैं। जैसे भाई हम देखते हैं जातिवाद की, अभी आजकल एक घटना हुई थी वो मध्य प्रदेश वाली, हमने क्या देखा, जातिवाद का मामला है। अब जाति, ऐसा नहीं है भारत में जातिवाद कम नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, नो डाउट कम हो रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 25 साल पहले जितना जातिवाद था आज भी उतना ही है, निश्चित तौर पे कम हुआ है। लेकिन क्या वो एकदम खत्म हो गया? नहीं, एकदम खत्म शायद वो तब होगा जब कोई क्रांति ही हो जाए। क्रांति ऐसे आसानी से होती नहीं है। तो धीरे धीरे हो सकता है हमारे बच्चों की पीढ़ी में जातिवाद बिल्कुल ना बचे, या उनके बच्चों की पीढ़ी में तो कतई ना बचे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो सामाजिक क्रांति जो होती है वो सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे आता है। तो आपको उस लंबी प्रक्रिया में सब्र रखना आना चाहिए कि यार ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, पहले साल ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। दूसरे साल भी धीरे धीरे ही परिवर्तन आएगा, कोई बात नहीं। तीसरे साल जाके परिवर्तन आना शुरू होगा, हो सकता है तब तक मेरा ट्रांसफर हो जाए, तो मेरे बनाए प्रोजेक्ट को देखने का अवसर मुझे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो जो गीता में कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तवे कर्मणि, कि कर्म करो, आप बदलाव होता रहेगा, आप देखते रहोगे। आपको हाथ से हटा दिया जाएगा तो भी कोई बात नहीं, उससे जुड़ो मत आप, भाई ठीक है काम किया मैंने अपना, ये मेरा कर्तव्य है। तो यूपीएससी की तैयारी भी आप जब कर लोगे, अभी आप में से कई लोग बिगिनर होंगे, आपको फीलिंग ये आई नहीं होगी, जब आप साल 1.5 साल गुजार दोगे यूपीएससी की तैयारी के साथ तो ये फीलिंग आ जाती है कि यार ये कर्म है, मतलब ये हमारा कर्म है, ये हम प्रक्रिया है, हम कर रहे हैं तैयारी, सफल हो जाएंगे, शायद नहीं हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। वो एक जिसको मतलब होता है ना, एक ठीक है, एक आराम वाली जो होता है, एक सही माइंड फ्रेम, मैं उसको बहुत अच्छा माइंड फ्रेम कहता हूं, उसमें आप चले जाते हो। तो इस लंबी प्रक्रिया में विश्वास करना आपको आना चाहिए। यहां पर भी यूपीएससी ने एग्जाम ही साल भर का बना दिया है कि नहीं, साल भर का एग्जाम बना दिया और 1 साल पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती है आपको, 2 साल तो लग गए आपके। तो लंबी प्रक्रिया में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। चौथी चीज क्या है भाई? प्रेशर सहना, दबाव सहना। यार ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, दबाव सहने की क्षमता। एक आईएएस बनोगे तमाम तरह के दबाव आएंगे,
कभी मंत्री फोन करेगा, कभी विधायक फोन करेगा, कभी सांसद फोन करेगा, कभी क्षेत्र की जनता पकड़ के चार गाली देगी। ये सब होता है, और मतलब ये सब होता है और ये होना ही है, और आपको इन सब चीजों को से डील करना पड़ता है। इन सब चीजों को जहन पे नहीं लगाना होता। इस दबाव में आपको काम करना होता है रोजाना कि यार ये तो आपका काम है। यूपीएससी की तैयारी में भी भाई आपके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। नौकरी का दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, कई बार प्रेमी प्रेमिकाओं का दबाव होता है, सामाजिक दबाव होता है, पढ़ाई का दबाव होता है। उसके बीच में क्या आप शांत चित्त होकर काम कर पा रहे हो या नहीं, ये सारी परीक्षाएं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि यह परीक्षा बहुत स्मार्टली डिजाइंड है, बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है। जो चीजें उन्हें सिविल सर्वेंट में चाहिए वो सारी आपकी चेक कर रहे हैं। वो सारी चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, सारी की सारी चेक कर रहे हैं। दबाव सहने की क्षमता आप में आ गई। ठीक है, और एक जो आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं मानता हूं, कितने हो गए, 4 हो गए, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं मानता हूं इसमें, वो है सामाजिक समझ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सामाजिक समझ क्या होती है? सामाजिक समझ यह होती है कि आप अपने बायसेस से आजाद रहो। मतलब आप यह ना समझो कभी भी कि यार जो मुझे पता है वही सही है, जो मैं जानता हूं वही सही है, या फिर जो ये बाकी लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। बाकी लोगों की आस्था, बाकी लोगों के विचार जो हैं वो गलत हैं। बाकी लोग क्योंकि मेरे से कम पढ़े लिखे हैं, वो आईएएस नहीं बने, वो जो कर रहे हैं वो गलत हैं। यानी कि अपने आप को नागरिकों से बेहतर मान लेना, अपने आप को नागरिकों से सुपीरियर मान लेना, श्रेष्ठ मान लेना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अपने विचारों को, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने लिंग को बाकी लोगों से बेहतर मानना, यह भी बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक है, ये आपको पता है। ये मतलब अक्सर हम लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों के शिकार हो जाते हैं। जिस तरह के परिवेश में होता क्या है, देखो, हम सबका सामाजिक परिवेश बहुत सीमित होता है। हम सब सामान्य तौर पे अपने जैसे ही लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी हम देख रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी में यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सामाजिक समझ जो है वो आपके परिवेश से अलग भी विकसित हो, और यह बहुत काम आता है। यार मान लो आप एक उत्तर प्रदेश के, आप मान लो आगरा के रहने वाले लड़के हो। ठीक है, आप एक आगरा के रहने वाले लड़के हो, राजस्थान की रहने वाली आप लड़की हो, दिल्ली की लड़की हो, आप आईएएस बने, आपको मिल गया अरुणाचल प्रदेश कैडर, आपको मिल गया मिजोरम कैडर, आपको मिल गया तमिलनाडु कैडर। तो यार मतलब आप समझ रहे हो कि किस प्रकार की कल्चरल प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, किस प्रकार का सांस्कृतिक समझौता आपको करना पड़ेगा। मैं एक आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, मेरे साथ कोचिंग करी थी उन्होंने, और एक पूर्वोत्तर भारत की लड़की है जो तमिलनाडु कैडर के आईएएस ऑफिसर है। सोचिए, पूर्वोत्तर भारत की लड़की जिसको बेयरली हिंदी बोलनी आती है, तमिल तो भूल जाओ, वो अपने क्षेत्र की भाषा ही बोलती है या अंग्रेजी बोलती है, उसको वो आईएएस बनी, तमिलनाडु कैडर मिला। तो आप समझ लो किस प्रकार की सामाजिक समझ उसको विकसित करनी होगी कि भाई वो तमिलनाडु की बातें कर पाए, तमिलनाडु की प्रॉब्लम समझ पाए, तमिलनाडु की संस्कृति को समझ पाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा, फिर विवाद होंगे। जैसे एक अभी हाल ही में विवाद हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक आईएएस ऑफिसर को कश्मीर भेजा गया। तो वहां पर क्या हुआ, एक कश्मीर में स्थानीय व्यक्ति ने एक मीटिंग में, एक जो उनके साथ वो कलेक्टर महोदया जो थी वो एक मीटिंग कर रही थी, और एक व्यक्ति और थे जो क्षेत्र के विकास सचिव थे, वो बैठे हुए थे। तो स्थानीय कश्मीरी ने एक बोल दिया कि अगर ये कश्मीरी जो हैं इनका तो मैं कॉलर पकड़ लूंगा, लेकिन कलेक्टर बाहर की हैं, मैं इनको जानता ही नहीं। उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ बोल दिया। अब यार ये पहाड़ी इलाकों में, कश्मीर वगैरह में, ये बोलने का तरीका है, थोड़े उत्तेजित होके, थोड़ा भावुक होके वो लोग बात करते हैं। कलेक्टर महोदया इस बात से हो गई नाराज, उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया कि ये उन्होंने कुछ तो दंगा भड़काने की कोशिश करी है, जो भी उस पर आरोप लगाया। उसको लेके काफी विवाद हो गया, आखिरकार उसको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो ये अननेसेसरी विवाद था। आप नए नए कलेक्टर बने हैं, आप चाहोगे कि स्थानीय लोग आप पे भरोसा करें, लेकिन आपकी शुरुआत ही ऐसे हुई है ना। तो फिर ये सामाजिक समझ जो है ये आपको विकसित करनी पड़ती है, और ये आपके परिवेश से एकदम अलग हो सकती है। आपको ऐसी जगह भेजा जा सकता है, या फिर जिन लोगों को आप मानते थे अरे यार ये अनपढ़ लोग जो हैं ये क्या ही चलाएंगे शासन प्रशासन, हो सकता है आपके ऊपर जो मंत्री हो वो अनपढ़ हो।
तो यार आपको समझना पड़ेगा कि वो आदमी अनपढ़ है, लेकिन उसके अंदर एक राजनीतिक समझ है, इसीलिए वो चुनाव जीत के आया है। तो उसकी बात माननी पड़ेगी, उसका सम्मान आपको करना पड़ेगा। तो आपकी सामाजिक समझ जो है उसका दायरा आपको विस्तृत करना पड़ेगा। यूपीएससी में पढ़ाई के माध्यम से आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हो, ये होता है, पर अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे लगता है कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत अच्छा नहीं करते। ये मैं मानता हूं, ये एक चीज कि सामाजिक समझ जो है वो मैं मानता हूं कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें पढ़ाई जो है या फिर यूपीएससी का सिलेबस जो है वो उतना इस पर फोकस नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो मेरे विचार में बेटा ये 5 चीजें आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए, ये 5 व्यक्तित्व में ट्रेड चाहिए। मल्टीटास्किंग, परिश्रम, लंबी प्रक्रिया में विश्वास करो, दबाव सहो और सामाजिक समरसता, सामाजिक एक समझ जो है उसका विकास करो। बाकी 4 जो हैं वो आप अगर तैयारी करोगे हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठ के दिल लगा के तैयारी करो। बाकी 4 पर्सनैलिटीज आप में आ जाएंगी, बाकी 4 ट्रेड्स आप में आ जाएंगे। 5वां जो है बेटा, इसके लिए आपको कॉन्शियसली प्रयास करना पड़ेगा कि आप जब भी कोई समाचार पढ़ते हो, जब भी कोई खबर सुनते हो, उस पर जो आपका बचपन से विचार है ये मान के मत चलो वो सही है। मैं क्लासिक एग्जांपल देता हूं, मैं जब भी अपनी किसी क्लास में आरक्षण की बात करता हूं, मैं एकदम सच बता रहा हूं, जब भी मैं किसी क्लास में आरक्षण की बात करता हूं मुझे पता होता है कि अभी देखो कमेंट सेक्शन में बम फटने वाला है, मुझे पता होता है। लाइव क्लास होती है तो कमेंट में मैं देखता रहता हूं, मैं जानता हूं कि अब यहां बम फटने वाला है। अब यहां पे 10 लोग लिखेंगे, सर देखो जनरल कैटेगरी वाले के तो इतने नंबर आए, एससी कैटेगरी वाले के 40 नंबर थे, उसका सिलेक्शन हो गया, जनरल वाले का नहीं हुआ, ये कहां का न्याय है। कुछ लोग जातिवाद पे भी उतर आते हैं, उनको मैं ब्लॉक करा देता हूं, वो अलग बात है कि हम तुम लोग तो हमारे यहां ये करते थे, इस प्रकार की भाषा कुछ लोग लिखते हैं, वो ठीक है, वो सीरियस लोग नहीं है, उनकी बात नहीं करता मैं। लेकिन जनरली अब यहां पे हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको एक नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हो कि जो चीज आपके दिमाग में 20-25 साल से है, क्योंकि आपने घर पे देखा है, समाज में देखा है, उसके कारण आप जो है उसको छोड़ ही नहीं रहे, आप उसको इतना जोर से पकड़ के बैठे हो बस यही सच है। भाई मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं ना, उसको सुन लो, कोई बात नहीं, उसको सुन तो लो, समझ लो। एक बार अगर समझ में आए तो ठीक बात है, नहीं आए तो आप अपने विचार ही मानना, लेकिन कम से कम ओपन टू आइडियाज तो बनो। तो बेटा सामाजिक समझ का विकास तब होगा जब आप ओपन टू आइडियाज होगे। जो आइडियाज आपको ठीक लगते हैं उससे अलग भी आइडियाज के लिए आपको दिमाग को खोलना पड़ेगा। अभी आजकल एक केस बड़ा चर्चा में है, वो मैं अभी कभी लूंगा उस पर मैं एक सेशन, मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, इस पर एक सेशन लूंगा मैं, कि एक कोई एसडीएम है उत्तर प्रदेश की जिनके पति ने उन पर आरोप लगाए हैं, ऐसा कुछ एक मामला चल रहा है। ये पूरा मामला और इसमें हम लोग जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं ये दिखाता है कि आज भी हम लोग कितने घोर नारी विरोधी हैं। हम लोग आज भी सफल औरत को नहीं देख सकते। हमारा समाज जो है कलेक्टिवली सफल औरत के चरित्र पे धब्बा लगाने में ही लगा हुआ है, यही काम हमारा समाज कर रहा है आज भी। और आप में से जो भी ये कर रहा है आप सब भागीदार हो उसमें। तो बेटा यहां पर सोच खोलो, क्यों अधिकार नहीं है? एक महिला अगर सफल होती है तो उसको क्यों अधिकार नहीं है कि भाई वो अपने पति को छोड़ दे? क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या मैं आपको ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देना शुरू करूं, ऐसे पुरुषों के जिन्होंने सफल होने पर अपनी पत्नियों को छोड़ दिया? बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम आ जाएंगे इसमें। या सफल होने के लिए पत्नियों को छोड़ दिया, उनको तो आपने कभी नहीं पूछा कि भाई आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया। उनको तो आप वोट दे के आते हो, उनके तो आप जयकारे कर लेते हो यार। एक एसडीएम ने, और जो भी उनका घरेलू विवाद रहा हो, मेरे को नहीं पता, अब आ रहा है दहेज, ये धोखाधड़ी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है आप उसको, आपके दिमाग में एक फ्रेम है, आप वैसे ही जज कर रहे हो। आप ये क्यों नहीं सोच रहे क्या क्या बुराई है, नहीं रहना उसको यार, क्या प्रॉब्लम है, उसका व्यक्तिगत मामला है यार, जैसा उसको रहना होगा वैसे रहेगी। तो ये जो है ये यही दिखाता है कि आज भी हमारे दिमाग में हम पहले से तय कर चुके हैं कि यार ये महिला जो है इसका हमको चरित्र हनन करना ही करना है, उसी को हम करे जा रहे हैं। तो बेटा जब तक ओपन टू आइडियाज नहीं बनोगे सामाजिक समझ का विकास नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम आपको तैयारी में आएगी। तो ये एक चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी बेटा, ये 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों से आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। अच्छा अक्सर लोग एक गलती क्या करते हैं, लोग ये मानते हैं व्यक्तित्व मतलब वाक्पटुता। लोग ये मानते हैं कि व्यक्तित्व और वाक्पटुता एक ही चीज है। ये ऐसा नहीं है। मतलब
वाक्पटुता जरूरी है, ऐसा नहीं है। वाक्पटुता जो है यानी कि बोलना आना, अच्छे से बोलना आना, यह जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको अच्छे से बोलना आता है लेकिन आपके पास कंटेंट ही नहीं है बोलने का। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि बोलने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो बोलने की स्किल, जो ठीक है, जो वाक्पटुता कहलाती है। दूसरा बेटा बोलने का कंटेंट। अरे बोलना क्या है भाई, बोलने लायक विचार भी तो होने चाहिए आपके। अब आप बहुत वाक्पटु आदमी हो लेकिन आप खड़े होकर बकवास करके आ गए, इंटरव्यू में आप बहुत ही शानदार बोलते हो लेकिन आपके विचार इतने थर्ड क्लास हैं कि आप इंटरव्यू में बहुत ही शानदार अंग्रेजी में, बहुत ही शानदार हिंदी में घटिया विचार देके आ गए, आपका सिलेक्शन होने वाला है क्या? क्या आपको क्या लगता है वो लोग आपकी वाक्पटुता देख के आपको नंबर दे देंगे? यार क्या बोल के गया, अरे भाई बकवास बोल के गए हो। तो ये याद रखिए, वाक्पटुता जो है वो एक भाग है व्यक्तित्व का, पूरा व्यक्तित्व नहीं है। तो आज जो था, मुझे आपको बस इतनी ही बात बतानी थी कि यार ये 5 चीजें जो हैं, हमेशा याद रखिए कि आपकी तैयारी में इनमें से 4 चीजें स्वतः कवर हो जाती हैं, 5वीं ऐसी है जिस पर आपको और चिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो मुझे कोई संदेह नहीं है इस बात में कि आप जो है एक बहुत अच्छे एस्पिरेंट, एक बहुत अच्छे प्रत्याशी के तौर पे आप यूपीएससी में सामने आएंगे। मुझे इस बात में बिल्कुल 1% भी संदेह नहीं है। जाते जाते आपको एक बार दोबारा बता देता हूं कि यार हमारा P2I कोर्स जो है उसका जुलाई बैच, जो कि मॉर्निंग बैच है, वो 10 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। 10 जुलाई से प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार, पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी। मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां पे तैयारी कराई जाएगी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, यानी कि आपका रहना खाना, आपकी कोचिंग सब इसमें इंक्लूडेड होगा। कुछ आपसे एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। उसके पहले आपकी ऑनलाइन कोचिंग होगी, सुबह 8 बजे बैच होगा, 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो जाया करेगा, पूरा दिन आपके पास रहेगा, बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। 10 तारीख से शुरू हो रहा है, देर मत करो, अभी जुड़ जाओ। 2024 के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हो, ठीक है। एजे लाइव कोड लगाइए, एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल तुरंत आप जुड़िए। अगर आप में से कोई हमारे फाउंडेशन कोर्स इत्यादि का छात्र है, पुराने जो कोर्सेज थे हमारे, और आप अपने कोर्स को P2I में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे को मैसेज करें, मैं उसमें आपकी सहायता करूंगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई संशय है, तो आप इन जगहों पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सब पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आज की इस चर्चा से आप लोग कुछ थोड़ा बहुत सीख पाए होंगे और मैं आपकी इस चयन की प्रक्रिया में, आपके तैयारी की प्रक्रिया में किसी ना किसी तरह से आपका थोड़ा बहुत सहयोग कर पाया हूं। मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।